हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। ऑब्वियसली इंडिया का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, और इसके अलावा कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सेंट्रल बैंक इज़ हर एक देश में इकलौता एक ही सेंट्रल बैंक होता है जो बाकी सारे बैंक्स की सुपरविजन, फिनेंशियली उनकी टेक केयर करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एंड क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सारे काम करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो उस केस में वी आर हैविंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज आर सेंट्रल बैंक। ओके, सो हमारे देश का इकलौता बैंक, सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो हमारे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, क्रेडिट को बढ़ाना है कि घटाना है, देश में पैसे और इंजेक्ट करने हैं कि पैसे वापस निकालने हैं, क्या करना है, एवरीथिंग रिलेटेड मनी, प्लस जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर या आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, उन सब के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये है इस पर्टिकुलर बॉडी का नाम और इसका काम। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आया कब था। आया था, एक कमीशन था, आपने सुना होगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग वॉज अ पर्सन, जो एक पर्सन थे और कमिटी के हेड थे। उन्होंने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम रखा था हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन कुछ स्टडी कर रहा था, कुछ सर्वे कर रहा था वेदर इंडिया वाज नीडिंग अ सेंट्रल बैंक और नॉट। तो एट दैट टाइम 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में, एंड आरबीआई एक्चुअली फॉर्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 से वो ऑपरेशनल हो गया, मतलब इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक्ट बना 1934 में इस पर्टिकुलर कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, एंड 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेशनल हो गया, मतलब इसने काम करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? नेशनलाइज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डेट्स हमें दिख रही हैं 1934, 1935, ये सारी डेट्स हैं इंडिपेंडेंस से पहले की डेट्स। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है? आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इसे नेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था एंड इसमें मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो थी, मैक्सिमम क्या पूरी शेयर होल्डिंग थी, वो पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग वॉज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, शेयर होल्डिंग क्या थी ये भी आप जान लीजिए। 5 करोड़ की कंपनी थी, 5 करोड़ शेयर थे, 100 रुपये ईच के थे और 5 लाख। ठीक है, तो ये इसकी टोटल कैपिटल थी, पर शेयर वो 100 रुपये का, एंड ये उसकी टोटल शेयर होल्डिंग थी। और ये सारे शेयर होल्ड कर रहे थे हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब प्राइवेट शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग में नहीं था। ओके, तो ये एक रीज़न हो गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको नेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ गई। अब नेशनलाइजेशन कब हुआ? ऑब्वियसली बात है, नेशनलाइजेशन होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 एंड नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ओके, 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया मतलब उसके सारे शेयर्स खरीद लिए जो पहले प्राइवेट वालों के थे, और अब होल सोल बॉडी बन गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंप्लीट अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लें। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज हिल्टन यंग कमीशन के बाद जैसे ही आरबीआई बना, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई? तो उनका नाम था सर स्मिथ। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई। ओके, एक और क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई, विच मीन्स आफ्टर नेशनलाइजेशन भी कोई बना होगा या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कोई बना होगा। तो जी हाँ, एक और बने थे, सीडी देशमुख। He was the first Indian governor of RBI. ओके, ये सर स्मिथ पहले के थे और ये इंडिया की तरफ वाले थे। ओके, सो ये तो हमारी हो गई कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ आरबीआई के फंक्शंस, कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। एनी मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं।
तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन जो आप जानते हैं, समझते हैं, हम सबको पता है, इज द इशूअर ऑफ करेंसी। करेंसी को इशू करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एक्सचेंज करना, इशू पे आते हैं। सबसे पहले कौन से देश में कौन कौन से नोट बनेंगे, छापने कैसे हैं, मिंट कैसे कर रहे हैं कॉइन्स, ये सारी जिम्मेदारी, सारी पावर उस देश के बैंक के पास होती है। इंडिया में वी आर हैविंग दिस पावर विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नोट्स को डिस्ट्रॉय करना, फॉर एग्जाम्पल कोई करेंसी नोट अगर डीमोनेटाइज हो गया, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था 2000 का नोट, एंड उससे भी 2016 में हुआ था 500 और 1000 का नोट, तो डीमोनेटाइजेशन भी अगर हो रहा है तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होगी। आपने सुना था ना कि हम पुराने नोट्स अपने इकट्ठा करके बैंक जा रहे थे और बैंक वालों को अपने पुराने नोट्स दे रहे थे और वो बदले में हमें नए नोट्स दे रहे थे। तो बैंक के पास वो नए नोट्स आए हैं थ्रू आरबीआई, एंड वी हैव एक्सचेंज आवर ओल्ड नोट्स विद देयर न्यू नोट्स, और हम उन्हें अपने पुराने नोट्स देंगे, तो वो पुराने नोट्स अल्टीमेटली आरबीआई के पास पहुंचेंगे जो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, लास्ट वन इज एक्सचेंज, इज बदले में, हमारे एक्सचेंज के बदले में हमें न्यू करेंसी इशू करना इज द वर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड इसका क्या काम है? सेकेंड इसका काम है सारे बैंक्स का सुपरविजन करना, दैट इज सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उन सब के लिए रूल्स बनाना, उन सब के लिए रेगुलेशंस बनाना, उन सब के लिए इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करना, सीआरआर को डिसाइड करना, एसएलआर को डिसाइड करना, रेपो, रिवर्स रेपो, सारी चीज़ें। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स का हेड, उन सारे बैंक्स का लीडर, वो जिसकी बात मानते हैं, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सबके लिए रेगुलेशंस बनाएगा इन बैंकिंग सेक्टर। थर्ड वन इज बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पैसे की कमी सबको पड़ सकती है। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी अगर कभी भी पैसे की कमी पड़ेगी, इन दैट केस वो हमेशा लोन कहाँ लेने जाएंगे? रिजर्व बैंक के पास। पहले अपने बाकी सोर्सेस को ज़रूर ढूंढ लेंगे कि पहले प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन ले लें या पहले किसी और बैंक से लोन ले लें। जब कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा उस केस में ये जा सकते हैं गवर्नमेंट वाले आरबीआई के पास टू बोरो सम मनी, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई कि इन लोगों को वो लोन दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। ओके, हम सब बीइंग द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे खुद के डायरेक्ट खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खुलेंगे, बट किसके अकाउंट डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोलते हैं? इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबके अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होगा, तो सबके अकाउंट्स खोलना इसकी जिम्मेदारी है। बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करना ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदारी है। ओके, जैसे हम अपने अकाउंट से कोई चीज़, हमें हमारी हर महीने इंस्टॉलमेंट कटती है, तो बैंक हमारा जो भी है, फॉर एग्जांपल एसबीआई हो, बीओबी हो, ऑटो डेबिट हो जाता है, कुछ हमें रिमाइंडर नहीं करना पड़ता। सेम इज विद द केस ऑफ द गवर्नमेंट्स, इनके अकाउंट्स हैं, इनके अकाउंट से भी ऑटो डेबिट हो जाता होगा। कौन करता होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंकिंग फंक्शंस गवर्नमेंट के अकाउंट की जिम्मेदारी इसकी है। नेक्स्ट इज बैंकर टू बैंक, मतलब बैंक वालों का भी बैंक है, मतलब जितने भी बैंक्स हैं जो हमने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं, एज उसको लीडर समझते हैं, उन सब के अकाउंट्स भी खुले होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू ओपन द अकाउंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आपका कोई भी कमर्शियल बैंक है तो। ओके, इसके अलावा इसका कौन सा फंक्शन है? इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है लेंडर, या बहुत बार सुनेंगे ये स्टेटमेंट, तो उसको ध्यान से सुनिए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मीन्स लास्ट ऑप्शन। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना लास्ट ऑप्शन समझते हैं इन द केस जब कभी बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी पड़े कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कुछ सप्लाई नहीं मिल रही, कहाँ से लें, कौन से बैंक से लोन लें, इन द सेंस गवर्नमेंट्स को नहीं सप्लाई मिल रही, तो गवर्नमेंट्स इस पर्टिकुलर बैंक के पास जाते हैं विच इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सरकार हो या बैंक हो उन्हें आराम से पैसे मिल जाएंगे। बट इमरजेंसी के केस में हमें आरबीआई को डिस्टर्ब करना है, अदरवाइज हमें पहले बाकी सोर्सेज को ढूंढ लेना है, वहाँ से पैसे बोरो करने की हमको चीज़ें पहले कर लेनी होगी। इसके बाद एक और चीज़, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बहुत बड़ा कस्टोडियन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास ही फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए।
इसने एग्जिम बैंक भी बनाया। एग्जिम बैंक वॉज फॉर्म्ड ऑन 1982 आई थिंक, 1982 में बना था। एग्जिम बैंक वॉज फॉर्म टू प्रमोट द एक्सपोर्ट इन इंडिया, कैसे ज़्यादातर लोग चीज़ों को अपनी बाहर बेचें और हम पैसे कमाएं, तो उसके प्रमोशन के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंटल रोल्स करता है, बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करता है कि कैसे अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ें करी जाएं, कैसे इंडिया जो बैकवर्ड हो रहा है किसी भी केस में तो वो कैसे डेवलप करें। तो इस केस में एक और हेल्प उसने करी हमारी, नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड क्या है? दैट इज नेशनल, NA मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, NABARD। ओके, नाबार्ड को बनाया। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक एपेक्स बैंक है। किसका बैंक है ये? RRBs का, RRBs के अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स का, ये उन स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स भी इसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। इनका ये हेड है एक तरीके से, जैसे हमने बताया RBI हेड है बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स का, वैसे ही रीजनल रूरल बैंक्स का जो गांव को डेवलप करते हैं, विलेजेस को डेवलप करते हैं, उन बैंक का हेड है नाबार्ड। और नाबार्ड के अंदर भी कौन आता है? नाबार्ड भी किसके अंदर आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये नाबार्ड का फॉर्मेशन, आई थिंक इसका फॉर्मेशन भी 12 जुलाई 1982 में हुआ था, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो नाबार्ड इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिससे रूरल एरिया इंडिया का डेवलप हो, और प्रमोशनल टूल्स भी थे इसमें जिससे कि वो डेवलप हो सके। सो आई थिंक विद दिस आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, बेसिक फंक्शन समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको, देन यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, ऑल्सो यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अब जो वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन क्वांटिटेटिव फंक्शंस ऑफ RBI विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बेसिक पढ़ते हैं व्हाट इज़ बैंक रेट, व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, ये सब हम पढ़ेंगे। तो वहाँ से उसका रोल शुरू हो जाता है जिससे वो मॉनिटरी पॉलिसी बना के उसको कैसे कंट्रोल करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ कोई डाउट हो तो आप जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।